So today we are going to start new topic, that is ordinal approach, or this approach is also known as indifference curve approach. Okay, we have discussed till now consumers equilibrium through cardinal approach. Okay, one commodity, two commodity case we have discussed. Now ordinal approach we discuss. So actually what happened in this cardinal approach, this cardinal approach, what we used to do, whatever we used to consume, satisfaction level we used to write in terms of 1, 2, 3, 4, like that. So many modern economists said that how is it possible that utility is something personal, psychological frame of mind. क्या है कि हम जो कंज्यूम करते हैं वो हमारे एक मेंटल स्टेटस की बात है कि मुझे कितना संतुष्टि मिल पा रही है. तो इस मेंटल स्टेटस को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ये एक्सप्रेस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सपोज ये दिस इज फर्स्ट ब्रेक, देन सेकेंड ब्रेक, देन थर्ड ब्रेड एक्सेट्रा. अब हम बोले कि देखो फर्स्ट ब्रेड से 10 के बराबर यूटिलिटी मिली, सेकेंड ब्रेड से 6 के बराबर मिली, थर्ड ब्रेड से 0 मिला. अब ये इट इज बोला सब कि ये इरेशनल है, नॉट लॉजिकल. हाउ कैन यू एक्सप्रेस लाइक दिस? ओके, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल. हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ब्रेड से यूटिलिटी मिली थी, फर्स्ट ब्रेड से वो ज्यादा यूटिलिटी मिली मुझे, किससे? सेकेंड ब्रेड के कंपैरिजन में. इन कंपैरिजन टू सेकेंड ब्रेड मुझे फर्स्ट ब्रेड से ज्यादा यूटिलिटी, सेकेंड ब्रेड से ज्यादा यूटिलिटी मुझे मिली मुझे फर्स्ट ब्रेड में. ओके ओके, सो थर्ड ब्रेड जो यूटिलिटी मिली वो सेकेंड ब्रेड से कम था. सो दिस प्रैक्टिकली यू थिंक, सोचो कि भूख लगी है, पहली रोटी खाया, आहा तेजी से खाओगे, दूसरी रोटी खाया थोड़ा उससे धीमा खाओगे, तीसरी रोटी और धीमा खाओगे. किसी पार्टी में जाते हो नॉर्मली क्या करते हो पार्टी में जाकर के कि पहले जो भूख लगी हुई है तो प्लेट में एकदम भर लिया और कोशिश करते हो कोई कोना पकड़ो और पहले उसको फिनिश कर लो पूरा प्लेट. जब पूरा प्लेट फिनिश हो गया, अब पेट में एकदम एक लेवल बन गया, उसके बाद फिर जाते हो काउंटर पे और फिर लेते हो और उसके बाद घूमना शुरू करते हो पार्टी में. हाँ भाई आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, कैसे हैं बताइए. क्यों? जब मेरा पेट एकदम भर गया है, अब थोड़ी सी खाली है, तब घूमना शुरू किए. अब हम धीरे धीरे खाते हैं, है ना. तो मतलब कि पहला प्लेट जो खाए हम, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला उससे कम से दूसरे केस में मिला, उससे तीसरे में मिला. तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जो कंटेम्पररी इकोनॉमिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि देखो भाई, एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स is something which we cannot accept. This is irrational. This is illogical. Okay, so we have to develop a mechanism. We have to develop a mechanism जिसमें कि ऐसा हो कि यूटिलिटी जो मिल रही है मुझे डिफरेंट कमोडिटी से, उसको हम रिलेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सके. रिलेटिव मींस इन रिलेशन टू अदर्स, कि इससे ज्यादा लाइक दिस. ओके, सो उन लोगों ने एक नया अप्रोच दिया एंड दिस अप्रोच इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच. व्हाट ऑर्डिनल अप्रोच से? ऑर्डिनल अप्रोच से, और दिस ऑर्डिनलिस्ट से दैट यूटिलिटी derived from consumption of different units of a commodity can be expressed in relative term. उसको हम रिलेटिव टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसको हम एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना इट इज इम्पॉसिबल. वी कैन एक्सप्रेस इट इन रिलेटिव टर्म. ओके, दिस इज व्हाट कार्डिनलिस्ट, ऑर्डिनलिस्ट have to say.
अब इस तरह से कार्डिनल में हमने देखा कि यूटिलिटी इज देयर टूल। कार्डिनलिस्ट का टूल क्या है? यूटिलिटी है। ओके, इसी तरह से ऑर्डिनलिस्ट का जो टूल है, ये हम जो ऑर्डिनलिस्ट का जो टूल है वो है क्या? ये इंडिफरेंस कर्व। दिस इज इंडिफरेंस कर्व, IC। दिस इज द टूल ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, और ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये कॉन्सेप्ट या ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट हु हैज गिवन दिस one economics? Hicks has given this concept, and his contemporary another was Allen. Hicks given this concept, and Allen helped to develop this indifference curve. Actually, in year 1934, they written an article. Okay, in this article they mentioned about this indifference curve. Okay, so this indifference curve approach, indifference का मतलब क्या होता है? This word indifference is derived from indifferent. Word indifference, ये जो word है आपका indifference, it is derived from indifferent. ये derive किया गया है indifferent से. ओके, indifferent का मतलब क्या होता है? मान लो कोई मतलब कि अगर यहां पे एक बॉल है, ओके, और इसमें स्विट्स रखे हुए हैं, दूसरा बॉल है और यहां भी स्वीट्स रखे हुए हैं। अब पूछा गया भाई कौन सा बॉल मिठाई का लोगे तुम बोले कोई भी दे दीजिए चलेगा। तुम बोले कि कोई भी दे दीजिए चलेगा, कोई बॉल दीजिएगा हम उसको यूज कर लेंगे, कल उसको खा लेंगे। मतलब कि आपको दोनों बॉल से सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर मिल रहा है। माइक ऑफ है सर माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है सर। So here two balls are there. You are asking consumer कि कौन सा बॉल मिठाई का लोगे तुम? बोलता है कि ये भी दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो इंडिफरेंट है दोनों में। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। मुझे याद है माय फ्रेंड्स दे यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल, समझे, और मेस में खाते थे वो लोग कॉलेज हॉस्टल में। कभी कभी वो लोग अपना खाना बनाते थे नॉनवेज आइटम में से। अब मान लो चिकन बनाया, मटन बनाया, तो जो कटोरा 4 लड़का होता था, 4 कटोरा में सर्व किया जाता था, ऐसे करके। और ये नहीं कि जिसको जो मर्जी उठा लेगा। और 4 स्लिप बनता था, 1 2 3 4 स्लिप बनता था, उसमें लिखा था नंबर 2 3 4, और कटोरा का भी नंबर होता था 1 2 3 4, और स्लिप को मोड़ के छीट दिया जाता था, उठाओ स्लिप अपना अपना। अब जिसके नाम से जिसके पास 3 नंबर स्लिप गया वो तीसरा कटोरा उठाएगा, उसके पास 2 नंबर स्लिप गया दूसरा उठाएगा। तो वो स्लिप लॉटरी करते थे वो लोग। यानी कि वो लोग क्या थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। उनको लगता था कि इस कटोरा में ज्यादा ज्यादा लगता है फिश है, इस कटोरा में ज्यादा ग्रेवी है, तो वो लोग इंडिफरेंट नहीं थे। वो लॉटरी निकाल कर तय करते थे कि कौन सा कटोरा का हमको लेना है नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमर है, यहाँ जो कंज्यूमर मेरा है, वो बोलता है कि इंडिफरेंट हूं मैं, मुझे कोई भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा, कोई कॉम्बिनेशन चलेगा। ओके, सो दिस इंडिफरेंस आया, इंडिफरेंस। ओके, सो इंडिफरेंस कर्व की जब हम बात करते हैं, एक ऐसा कोई कर्व होगा, बना नहीं रहे हम लोग, ऐसा कोई कर्व होगा जो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करता होगा, जिसमें कंज्यूमर इंडिफरेंट हो, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ऐसा ही होगा। सो इफ वी ट्राई टू डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, अगर हम इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इट विल बी, it is the locus of all possible
combinations of two commodities among which consumer remains indifferent. It refers to all possible combinations of two commodities among सर which इट इज द के बाद क्या लिखे है? it is the locus, LOCUS. लोकस. Yes. लोकस सर मींस? लोकस मीन्स कनेक्ट करने वाला. मान लो कि ये पॉइंट है, ये Okay, पॉइंट sir. है, ये पॉइंट है, तीनों को मिला दिया तो ये लोकस हो गया. ओके. यस सर. Okay, so it is the locus of all possible combinations of two commodities among which consumer remains indifferent or consumer gets equal satisfaction. Consumer gets equal satisfaction. अगर indifferent है, equal satisfaction मिलेगा. Okay, or because equal satisfaction is there, that's why consumer is indifferent. Okay, so this is a definition of indifference curve. तो ये indifference curve कैसा होता है? Indifference curve कैसा होता है? तो पहले ये लिख जाएंगे, थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड में जाएंगे. ये जो एनालिसिस है, indifferent curve analysis, ये बेस्ड है किस चीज पे? On what thing this indifferent curve analysis is based? That we have to learn first. Okay. So, मेरा दोस्तों, लिख नहीं पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. Otherwise, I will share this selection also. Now, indifference curve analysis जो मेरा है, वो based है certain assumptions पे. पहला assumption क्या है? First assumption is ordinality. Ordinality का मतलब कि utility derived from consumption of different units of a commodity can be expressed in relative term. Utility derived from consumption of different units of a commodity can be expressed in relative term. That is what we say ordinality. ये पहला assumption है. Second assumption of indifference curve is two commodity case means consumer consumes two commodities. ये one commodity में लागू नहीं होगा, तीन चार commodity में लागू नहीं होगा. इसका assumption है कि consumer to involved है, the consumer concerned in consuming two commodities. So it is known as case of two commodity case. Number T. Third is monotonic preference. Third is monotonic preference. What this monotonic preference is? इसमें independent questions भी आते हैं एग्जामिनेशन में. ओके, monotonic preference बोलता है, अगर लिखते हैं इसको हम, अगर if a consumer is in equilibrium, if a consumer is in equilibrium with combination of two commodities, he will change his equilibrium position only when new combination gives either
more units of both the commodities, either more units of both the commodities or more units of at least one commodity, more units of at least one commodity, and not less units of other commodity. This is what we is monotonic preference. अब मुझे मालूम है ये माथा के ऊपर से गुजर गया होगा, इतना ऊपर से पता भी नहीं चले, टकराया भी नहीं होगा सर में। सर क्या लिख दिए, आप यहाँ लिख के छोड़ दिए, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो इरेज करते हैं। अब बोलो सर सब इरेज क्यों कर दिया, ओके। और इतना लिख के मैं भी नहीं समझा क्या लिख दिया मैं, तुम भी नहीं समझे क्या लिख दिया। तो अब देखो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। एग्जाम में जब आएगा तो उसको लिखना तो पड़ेगा ही, उसने लिखा दिया, फिर एग्जाम में भी एग्जाम्पल से उसको आपको शो करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाए कि अब बच्चा क्या जानता है। ओके देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। सपोज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम विद 5x plus 3y, ओके। क्या क्या टू कमोडिटी केस, ओके। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है 5x एंड 3y, 5x कंज्यूम कर रहा है और 3y कंज्यूम कर रहा है और वो इक्विलिब्रियम में। अब उसको 3 और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसको बोल सकते हैं हम प्राइमरी इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ उसको 3 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए बोला गया कि यू विल गेट न्यू कॉम्बिनेशन 10x या 15x प्लस 2y, एक कॉम्बिनेशन दिया गया। इस कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं, ये 5 से 15 हो जा रहा है, 3 गुना बढ़ जा रहा है, लेकिन ये 3 से 2 हो जा रहा है, 1 घट जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया उसको कि देखो 7x प्लस 2y, यहां पे क्या हुआ, x तो बढ़ा लेकिन y घट, सॉरी 7x एंड 3y, ओके ओरिजिनल है तो y कम नहीं हुआ, x भी बढ़ा। और थर्ड ऑप्शन दिया गया उसको 6x प्लस 4y, ओके। हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस को डिफाइन कर रहे थे तो क्या बोले कि इफ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड he wish to change his equilibrium position, then he will select new combination only when either the new combination gives him more units of both the commodities, यहाँ पे more units of both the commodities, or more unit of at least one commodity and not less unit of other commodity। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे more unit of both the commodity है और यहाँ पे more unit of at least one commodity। x का तो 5 से 7 हो गया और y का पहले से कम नहीं हुआ, ओके। तो कंज्यूमर जो है इस दो में से किसी एक पे जाएगा, यहां नहीं जाएगा। यहां पे x बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, लेकिन y एक कम हो गया। सो कंज्यूमर विल नॉट गो हेयर, कंज्यूमर विल गो हेयर और हेयर। अब इस दोनों में जब चुनना हो कंज्यूमर को, यहां देखेगा क्या कि x तो ज्यादा मिल रहा है लेकिन y पहले इतना ही है। जब यहां देखेगा वो, देखो भैया x तो
ज्यादा मिला और y भी ज्यादा मिल गया. Both x and y they are getting more. So consumer will go for option C. This is what we say monotonic preference. अब तो क्लियर हो गया. अब तो टकराव हो गया सर में कि monotonic preference है क्या. Good. Now, so assumptions of indifference curve analysis are number one, it is ordinal measurability. Okay, ordinal measurement होगा. दूसरा assumption है कि टू कमोडिटी केस है कि दो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तीन कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो नहीं, चार कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो नहीं, एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो भी नहीं. दो कमोडिटी का केस है. और तीसरा मोनोटोनिक प्रेफरेंस. इस पे बेस्ड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व बेस्ड है. अब इंडिफरेंस कर्व का हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं. ओके, लिख चुके हैं. अब इंडिफरेंस कर्व होता कैसा है. ओके, सो वी आर ड्रॉइंग indifference curve. We are drawing this is indifference curve. This is indifference curve. Here is commodity Y, here is commodity X, and this is indifference curve. Okay, तो कुछ ये तो इंडिफरेंस कर्व हो गया. ठीक, अब इसको हम लोग एक छोटा से उधर शिफ्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं ताकि बाकी एरिया जो बोर्ड का है वी कैन मेक यूज ऑफ. ओके, हम लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं ना, इकोनॉमिक्स वाले कम में काम कैसे चलाना है वो जानते हैं. ओके, इंडिफरेंस कर्व. अब देखो इंडिफरेंस कर्व का पूछ दिया कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ओके, तो पहला क्या है, ये ऊपर से नीचे की ओर आया है. ओके, पहला क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आया है. तो फर्स्ट इज निगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप. निगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. दैट इज व्हाट वी से निगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप. ये निगेटिव या डाउनवर्ड स्लोप क्या बताता है, ये बताता है कि अगर कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, कंज्यूमिंग ओ वाई ऑफ वाई कमोडिटी एंड ओ एक्स ऑफ एक्स कमोडिटी, अगर वो चाहता है एक्स की का क्वांटिटी इंक्रीज करना तो ही विल हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाई. अगर वो चाह रहा है एक्स को बढ़ाना तो उसको वाई को घटाना पड़ेगा. ओके, दिस इज वाई. So what you have written? फिर बोलो. So what you have written on the blackboard, I can't able to see. You are not able to see now. Are you able to see? No sir, the light is shining on the blackboard, sir. Light is shining. Yes, sir. Wait, let me do something for this light. I can do. Now it is okay. Yes sir. I hope it is okay now. Okay, no problem. Yes sir. So negative slope मतलब कि there is negative correlation between x and y. अगर एक को घटाना है तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, और सपोज एक को बढ़ाना है दूसरे को घटाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि we can increase both in commodities. Okay, so because of negative correlation between two commodities, indifference curve is downward sloping. Okay, second is it is convex to origin. It is convex to origin. Indifference curve is convex to origin. देखो ये क्या है, origin की तरफ ये convex है. या you remember convex mirror? लैब में, in lab convex mirror, concave mirror. So it is convex to the origin.
Why? Why it is convex to origin? It is convex to origin due to diminishing marginal rate of substitution of x for y. मतलब diminishing marginal rate of substitution of x for y. तो अब ये सवाल टूट गया, फिर बोलोगे सर ऊपर से गुजर गया, आपने क्या लिख दिया? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम x ऑफ x फॉर y, क्या लिख दिया ये? तो फिर समझना होगा इसको। तो पहले समझना होगा कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? देन we will study what is diminishing marginal rate of substitution. So first let's understand this marginal rate of substitution. First let's understand this. अब देखो क्या है यहाँ पे, ध्यान से, अगर यहाँ पे है प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एडिशनल एक्स को प्रोड्यूस करना है तो y हमें घटाना पड़ेगा, फिर एडिशनल एक्स को प्रोड्यूस करना है तो y हमें घटाना पड़ेगा, है ना? सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y से दैट it refers to the number of units of one commodity which is sacrificed to produce number of units of one commodity which is sacrificed to produce an additional unit of other commodity. Number of units of one commodity which is sacrificed to produce and additional unit of other commodity, यानी कि एक x को प्रोड्यूस करने के लिए जितना y सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर एक x को प्रोड्यूस करने के लिए जितना y सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसी को बोलते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम? हाउ डू वी कैलकुलेट? तो डिक्रीज इन commodity divided by gain in commodity. Decrease in commodity यानी कि loss of commodity divided by gain of commodity. This is what we say marginal rate of substitution. ये clear है marginal rate of substitution? अब है ये convex to origin है, क्यों है convex to origin है? Due to diminishing marginal rate of substitution. Okay, so what is this diminishing marginal rate of substitution? अब देखो तुम यहां पे ध्यान से, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। ओके, हम x इंक्रीज करते जा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग ओके, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 what we see here, हम लोग देख रहे हैं कि x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to x4 is equal to x5 is equal to x6 is equal to x7, यानी कि x में जो क्वांटिटी बढ़ रहा है वो सेम क्वांटिटी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। ओके, अब देखो इनिशियली क्या था, यहाँ पे था, अब x को बढ़ाया तो y घट गया,
ये y से y1 हो गया, ओके, y से y1 हो गया। फिर ये घटा, ये y2, फिर ये घटा y3, नाउ y4, नाउ y5, नाउ y6। अब देखो, y1 is more than y2 is more than y3 is more than y4 is more than y5 is more than y6 is more than y7। अब सेम क्वांटिटी ऑफ x के लिए पहले ज्यादा y छोड़ रहा था, वो पहले सेम क्वांटिटी x के लिए ज्यादा y छोड़ा, फिर सेम क्वांटिटी के लिए और थोड़ा कम छोड़ा। मतलब as more and more units of y is produced and a production of consumption of x declines, for successive additional unit of x, less and less and less y is sacrificed. Okay, this is what we say diminishing marginal rate of substitution। क्या रहा है कि एक एडिशनल एक्स के लिए जो पहले सेक्रीफाइस किया हुआ है, दूसरे एडिशनल एक्स के लिए सेम क्वांटिटी के लिए पहले से कम सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर कम सेक्रीफाइस कर रहा है। दिस इज व्हाट वी से डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सवाल है क्यों, क्वेश्चन मार्क है ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो आपको ऐसा क्यों का जवाब मिलेगा, फिर जाना पड़ेगा लौट के कार्डिनल अप्रोच, फिर लौट के जाना पड़ेगा कहां पे, कार्डिनल अप्रोच में। और कार्डिनल अप्रोच का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद है? Cardinal approach का law of diminishing marginal utility, you remember that if more units of a commodity you are having, marginal utility of that commodity is less, and less unit of a commodity you are having, marginal utility of that commodity is more। अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर के पास OY है, OY कमोडिटी Y का है, ज्यादा है, और बस OX कमोडिटी X का है, छोटा सा है, इतना ही है। तो X उसके पास कम है, यानी X का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगा और Y का मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। अब X और Y के कंपैरिजन में, X और Y कंपैरिजन में X ज्यादा वैल्यूएबल उसके लिए है और Y थोड़ा कम वैल्यूएबल है ना। अब क्या करोगे, मान लो सपोज यू हैव, देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यू हैव तुम्हारे पास दो बॉल है, यू हैव 2 balls, ओके, और इसमें रसगुल्ला है और इसमें गुलाब जामुन है, ओके। तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गुलाब रसगुल्ला है, 13 रसगुल्ला है, ओके। और ये है, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे दोस्त के पास, उसके पास 4 गुलाब जामुन। अब तुमको बोला वो, भाई रसगुल्ला दो, तो तुम बोलोगे कि ठीक है देंगे रसगुल्ला, ये बोलेगा कि एक गुलाब जामुन देंगे। अगर 3 रसगुल्ला दो हमको, 3 रसगुल्ला दोगे तो 1 गुलाब जामुन देंगे। तुम बोलोगे 13 गुलाब जामुन रसगुल्ला मेरे पास है, आपके पास रसगुल्ला का वैल्यू थोड़ा सा कम है, रसगुल्ला का वैल्यू कम थोड़ा सा है, गुलाब जामुन नहीं है, गुलाब जामुन का वैल्यू ज्यादा आपके पास है। तुम बोले ठीक है भाई, 1 गुलाब जामुन दे दो, इसके पास 4 गुलाब जामुन है, उसका वैल्यू थोड़ा कम उसके लिए है, रसगुल्ला एक भी इसके पास नहीं है। तुम बोले ठीक है 1 गुलाब जामुन दे दो, हम तुमको 3 रसगुल्ला दे देते हैं, तुम्हारे पास 3 रसगुल्ला कम हो गया, ओके, उसके पास 1 गुलाब जामुन कम हो गया। फिर बोले तुम 1 और गुलाब जामुन दो भाई, तो बोला 3 रसगुल्ला दो, बोलो नहीं तुम्हारे पास रसगुल्ला कम हो गया, तुम्हारे पास रसगुल्ला कम हो गया, तो बोला नहीं भाई वो बार्गेनिंग करेगा,
नहीं मेरे पास गुलाब जामुन कम हो गया है। तो सेम केस यहाँ पे आ गया कि शुरू में x कम था, इसका वैल्यू ज्यादा था, इसीलिए हम थोड़ा सा x को बढ़ाने के लिए ज्यादा y sacrifice किए. But as quantity of y is decreasing, marginal utility of y is increasing, and as quantity of x is increasing, so marginal utility of x is decreasing. Therefore, initially we are ready to sacrifice more units of y for additional x, but later on for same